नमस्कार, मैं हूं ज़ारा। कोर्ट दिस वीक में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको इस हफ्ते कोर्ट की खबरों से रूबरू करवाएंगे। तमाम कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट दिस वीक। देश में कोरोना महामारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान अभी भी जारी है। इसी बीच टीकाकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने कहा कि वैक्सीन के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सरकार नीति बना सकती है और जनता की भलाई के लिए कुछ शर्तें लागू कर सकती है, लेकिन टीकाकरण के लिए जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। टीकाकरण नहीं करवाने वाले लोगों के सार्वजनिक स्थानों में जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। कोविड टीकाकरण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने अहम रूप से कहा कि किसी को भी कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत शारीरिक स्वायत्तता और अखंडता की रक्षा की जाती है। शीर्ष अदालत ने कहा कि वर्तमान कोविड-19 वैक्सीन नीति को स्पष्ट रूप से मनमाना और अनुचित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को कोविड-19 रोधी टीकाकरण के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता और कोर्ट ने केंद्र से इस तरह के टीकाकरण के प्रतिकूल प्रभाव के आंकड़ों को सार्वजनिक करने के लिए कहा है। कोर्ट ने सुझाव दिया कि निजी संस्थानों और शैक्षणिक संस्थानों समेत सभी प्राधिकरणों को बिना वैक्सीन वालों पर प्रतिबंधों की समीक्षा करनी चाहिए। कोर्ट ने हालांकि स्पष्ट किया कि ये निर्देश कोविड महामारी की स्थिति के वर्तमान संदर्भ तक ही सीमित है। इसने आगे स्पष्ट किया है कि ये अधिकारियों द्वारा जारी किए गए कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार पर किसी अन्य निर्देश तक विस्तारित नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य हितों में व्यक्तिगत अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की हकदार है, लेकिन प्रतिबंधों को पुट्टस्वामी के फैसलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 3 जरूरतें वैधता, आवश्यकता और आनुपातिकता को पूरा करना चाहिए। पीठ ने कहा कि संख्या कम होने तक हम सुझाव देते हैं कि संबंधित आदेशों का पालन किया जाए और टीकाकरण नहीं करवाने वाले व्यक्तियों के सार्वजनिक स्थानों में जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाए। यदि पहले से ही कोई प्रतिबंध लागू हो तो उसे हटाया जाए। पीठ ने ये भी कहा कि टीका प्रशिक्षण आंकड़ों को अलग करने के संबंध में व्यक्तियों की गोपनीयता के अधीन किए गए सभी परीक्षण और बाद में आयोजित किए जाने वाले सभी परीक्षणों के आंकड़े विलंब जनता को उपलब्ध कराए जाने चाहिए। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर कोई पर्याप्त डेटा पेश नहीं किया गया है ताकि ये दिखाया जा सके कि गैर वैक्सीनेशन वाले व्यक्तियों से वैक्सीनेशन वाले व्यक्तियों की तुलना में कोविड-19 वायरस के प्रसार का जोखिम ज्यादा है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को व्यक्तियों के निजी आंकड़ों से समझौता किए बिना सार्वजनिक रूप से सुलभ प्रणाली पर जनता और डॉक्टरों पर टीकों के प्रतिकूल प्रभावों के मामलों की रिपोर्ट प्रकाशित करने को भी कहा गया है। राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह टीकाकरण या NTAGI के पूर्व सदस्य डॉक्टर याचिका जैकब पुलियल ने याचिका दायर की थी। जैकब ने अपनी याचिका में कोर्ट से टीकों की क्लिनिकल ट्रायल और वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना के मामलों पर लेकर डेटा सार्वजनिक करने के निर्देश देने की मांग की थी। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं झारखंड पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं दिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अब नहीं चलेगा, इसमें ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलेगा। उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई के बाद अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराए। ओबीसी को आरक्षण नहीं देने के नाम पर पंचायती राज के पद खाली नहीं रखे जा सकते। ऐसे में झारखंड पंचायत चुनाव में इसी महीने वोट डाले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड पंचायत चुनाव पर अपना फैसला सुनाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड पंचायत चुनाव में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। सर्वोच्च अदालत में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर याचिका दायर की गई थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने अपने पहले के आदेश के आलोक में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है। पंचायत चुनाव को लेकर झारखंड में प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल करने के बाद प्रचार कार्य भी शुरू किए हैं। झारखंड पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर दायर की गई याचिका को खारिज करते हुए सर्वोच्च अदालत ने कहा, क्योंकि राज्य में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, इसलिए अदालत इसमें फिलहाल कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। कोर्ट ने आगे कहा कि भविष्य में होने वाले चुनाव के लिए ट्रिपल टेस्ट कराकर ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की ओर से याचिका दायर की गई थी। झारखंड में 4 चरणों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं, लेकिन इसमें ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया है। ओबीसी आरक्षण को लेकर ही उन्होंने याचिका दायर की थी। सरकार ने सदन में इस बात को साफ कर दिया था कि फिलहाल ट्रिपल टेस्ट कराकर चुनाव कराना संभव नहीं है, क्योंकि चुनाव न होने से गांव का विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। तब उन्होंने ओडिशा, तमिलनाडु और बंगाल का उदाहरण देते हुए कहा था कि वहां पर बिना ट्रिपल टेस्ट के चुनाव कार्य कराए गए हैं। उन्होंने कहा था कि इसके लिए अलग कमेटी बनेगी। हालांकि चौक चौराहों पर मामले को लेकर बाजार गर्म है। जिम्मेवार लोग इस मामले पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। इधर प्रशासनिक अधिकारी अपने स्तर से पूरी तरह से चुनाव में जुटे हुए हैं, तो वहीं तीसरे चरण के लिए नामांकन खत्म हो गया है। राज्य में 4 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। पहले चरण का चुनाव 14 मई, दूसरे चरण का चुनाव 19 मई, तीसरे चरण का चुनाव 24 मई और चौथे चरण का चुनाव 27 मई को होना है। पहले और अंतिम चरण में 72 प्रखंडों में चुनाव होंगे। दूसरे चरण में 50 और तीसरे चरण में कुल 70 प्रखंडों में चुनाव होंगे। 17 मई से 3 चरणों में मतगणना होगी। चुनाव बैलेट पेपर पर कराए जाएंगे। राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद 9 अप्रैल को राज्य निर्वाचन आयुक्त ने झारखंड पंचायत चुनाव की आधिकारिक घोषणा की थी। सुप्रीम कोर्ट में 25 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई हुई थी। तब 3 जजों की बेंच ने विस्तृत सुनवाई के लिए 4 मई की तारीख तय की थी। सबसे पहले जस्टिस A.M. खानविलकर और जस्टिस अभय S. ओंका की अदालत ने इस मामले को सुना। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए याचिका को 3 जजों की बेंच में स्थानांतरित कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं हनुमान चालीसा विवाद में राजद्रोह के केस में जेल में बंद राणा दंपति को राहत मिल गई है। मुंबई के सत्र न्यायालय ने राणा दंपति को सशर्त जमानत दी। कोर्ट ने कहा है कि वह इस तरह का अपराध दोबारा नहीं करेंगे। वहीं इस मुद्दे पर मीडिया से भी बात नहीं की जाएगी। इसके अलावा गवाह और सबूतों से छेड़छाड़ भी नहीं करने की शर्त लगाई गई है। अमरावती सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को जमानत मिल गई है। सत्र न्यायालय ने राणा दंपत्ति को सशर्त जमानत दी है। इसके बाद नवनीत राणा को जेल से रिहा कर दिया गया। इससे पहले सुबह ही नवनीत राणा की जेल में तबीयत भी बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें JJ अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कोर्ट ने राणा दंपति को सशर्त जमानत दी है। कोर्ट ने कहा है कि राणा दंपति इस तरह का अपराध दोबारा नहीं करेंगे। इसके अलावा वे गवाह या सबूतों से भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। कोर्ट ने कहा है कि राणा दंपति इस मुद्दे पर ना ही प्रेस वार्ता करेंगे और ना ही मीडिया या सोशल मीडिया पर कोई बयान देंगे। अगर किसी भी शर्त का उल्लंघन होता पाया गया तो उनकी जमानत को रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा सेशंस कोर्ट ने मुंबई पुलिस के लिए भी आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि पुलिस को राणा दंपति को पूछताछ के लिए बुलाने के लिए 24 घंटे पहले नोटिस देना होगा। इसके अलावा राणा दंपति को जांच में सहयोग के निर्देश दिए गए हैं। बेल एप्लीकेशन नवनीत कौर राणा और उनके हस्बैंड रवि राणा की कोर्ट ने अलाउ कर दी है। कुछ कंडीशंस उन्होंने इम्पोज किए हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन के अंदर कोऑपरेट करोगे। पुलिस को भी डायरेक्शन है कि 24 घंटे के आगे उनको नोटिस इश्यू करनी है, या तो पर्सनली या तो उनके मोबाइल के ऊपर, और कंडीशन के हिसाब से उनको अटेंड करना होगा, कोऑपरेट करना होगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। सत्र के समक्ष जमानत याचिका ने निम्नलिखित आधार उठाए कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है, कानून के विपरीत और संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है। उन्हें गिरफ्तार करने से पहले पुलिस द्वारा नोटिस जारी किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। IPC की धारा 153A के तहत
कोई गलत कारण नहीं था या धारा में उल्लिखित व्यक्तियों की दुर्भावना या घृणा की भावना पैदा करने का इरादा नहीं था। ये आरोप लगाया गया कि राज्य ने केवल उनके भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने के इरादे से राजद्रोह का केस दर्ज किया। नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को 23 अप्रैल को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दोनों की गिरफ्तारी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के विवाद में हुई थी। इससे पहले हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद में आज दूसरे दिन सर्वे नहीं हो सका। हिंदू पक्ष के वकीलों का दल सर्वे के लिए मौके पर पहुंचा था, लेकिन उसे अंदर जाने से रोक दिया गया। इसके बाद हिंदू पक्ष के वकील काशी विश्वनाथ धाम परिसर से ही वापस लौट गए। उधर ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले में फिलहाल फैसला सुरक्षित रखा गया है। मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। मामले में वकील कमिश्नर बदलने को लेकर कोर्ट में अगली सुनवाई अब 9 जून को रखी गई है। शनिवार को प्रतिवादी पक्ष सर्वे करने वाले वकील और कमिश्नर बदले जाने को लेकर मुस्लिम पक्ष कोर्ट में गया था। वहीं अब अगली सुनवाई तक कमिश्नर की कार्रवाई जारी रहेगी, यानी कोर्ट कमिश्नर को हटाने की मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर सुनवाई के बाद फिलहाल सर्वे का काम जारी रहेगा। हालांकि आयुक्त वकील पर फैसला आना बाकी है, लेकिन फिलहाल अजय मिश्रा सर्वे करेंगे। राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, मंजू व्यास समेत 5 महिलाओं ने 18 अगस्त 2021 को संयुक्त तौर से सिविल कोर्ट में याचिका दायर की थी। दरअसल वाराणसी की एक अदालत ने परिसर के अंदर श्रृंगार गौरी और कई विग्रह का सर्वे और वीडियोग्राफी करने का आदेश जारी किया था, जिसमें अदालत की तरफ से नियुक्त वकील कमिश्नर सर्वे करेंगे और देखेंगे कि मां श्रृंगार गौरी और दूसरे विग्रह और दूसरे देवताओं की स्थिति क्या है। इस सर्वे में किसी तरह की नाप जोख नहीं होगी, लेकिन मंदिर और विग्रह कहां है इसका सर्वे होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि तमिलनाडु के राज्यपाल राजीव गांधी हत्याकांड में दोषी एजी पेरारिवेलन की रिहाई पर राज्य कैबिनेट के फैसले से बाध्य हैं। पेरारिवेलन ने राजीव गांधी हत्याकांड में 30 साल से ज्यादा की सजा काट ली है और अदालत ने दया याचिका भेजने की राज्यपाल की कार्रवाई को अस्वीकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने केंद्र के इस सुझाव से सहमत होने से इनकार कर दिया कि अदालत को इस मुद्दे पर राष्ट्रपति के फैसले तक इंतजार करना चाहिए। कोर्ट ने सख्ती से केंद्र को कहा कि आप गुण दोष के आधार पर इस मामले पर बहस करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो हम पेरारिवेलन को जेल से रिहा करने का आदेश पारित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में उम्र कैद के तहत 36 साल जेल में काट चुके एजी पेरारिवेलन को रिहा करने के राज्य मंत्रिमंडल के फैसले को मानने के लिए तमिलनाडु के राज्यपाल बाध्य हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दया याचिका को राष्ट्रपति के पास भेजने के राज्यपाल के कदम को खारिज करते हुए कहा कि संविधान के खिलाफ कुछ हो रहा हो तो आंख मूंद कर नहीं रहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम उसे जेल से रिहा करने का आदेश पारित करेंगे क्योंकि आप गुण दोष के आधार पर इस मामले पर बहस करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते हैं जो संविधान के खिलाफ हो रहा है और हमें संविधान का पालन करना होगा। कानून से ऊपर कोई नहीं है। कोर्ट ने केंद्र की इस राय से सहमति नहीं jataई कि अदालत को इस विषय पर राष्ट्रपति का फैसला आने तक इंतजार करना चाहिए। कोर्ट ने केंद्र के सुझाव से सहमत होने से इनकार कर दिया है कि अदालत को इस मुद्दे पर राष्ट्रपति के फैसले तक इंतजार करना चाहिए। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस BR गवई की बेंच ने केंद्र को बताया कि राज्यपाल संविधान के आर्टिकल 161 के तहत तमिलनाडु कैबिनेट द्वारा दी गई सहायता और सलाह के लिए बाध्य है। कोर्ट ने केंद्र को अगले सप्ताह तक अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। बेंच ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल KM नटराज से कहा है कि ये कोर्ट द्वारा तय किया जाने वाला मामला है, राज्यपाल के फैसले की जरूरत भी नहीं थी। वहीं कैबिनेट के फैसले से बंधे हैं, हमें इस पर गौर करना होगा। केंद्र की ओर से पेश हुई नटराज ने कहा कि राज्यपाल ने फाइल को राष्ट्रपति के पास भेज दिया है। कोर्ट ने कहा कि गणमान्य व्यक्तियों को कुछ शक्तियां प्रदान की जाती हैं, लेकिन संविधान का काम रुकना नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने सोचा है कि हमारा कर्तव्य है कि हम कानून की व्याख्या करें, न कि राष्ट्रपति। ये सवाल कि क्या राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 161 के तहत अपने कर्तव्य का पालन करने के बजाय राज्य मंत्रिमंडल की इच्छा को राष्ट्रपति के पास भेजने का कदम सही था, ये अदालत द्वारा तय किया जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट।
वहीं भारतीय दंड संहिता की धारा 124A या राजद्रोह की वैधता को चुनौती देते हुए उसे रद्द करने के निर्देश देने की मांग संबंधी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट अब मंगलवार को सुनवाई जारी रखेगा। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट पहले मामलों को 5 या 7 जजों की बड़ी बेंच को रेफर करने के मुद्दे पर सुनवाई करेगा। इस संबंध में शीर्ष अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र को शनिवार तक का समय दिया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने 1 सप्ताह का समय मांगा था। सुप्रीम कोर्ट 10 मई को इस पर सुनवाई करेगा कि क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत देशद्रोह की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को संविधान पीठ को भेजा जाना चाहिए या नहीं। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस NV रमन्ना और जस्टिस सूर्यकांत और हिमा कोहली की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा है कि मामले की सुनवाई अगले सप्ताह मंगलवार को दोपहर 2 बजे होगी और सरकार याचिकाकर्ताओं को बड़ी बेंच के संदर्भ के समिति पहलू पर 1 घंटे तक बहस करने की अनुमति होगी। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष धारा 124A की संवैधानिक वैधता और केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य में शीर्ष अदालत के 1962 के फैसले का बचाव किया। वेणुगोपाल ने कहा कि केदारनाथ सिंह ने धारा 124A की वैधता को बरकरार रखने का फैसला संतुलित निर्णय और इसे बरकरार रखने की जरूरत है। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि धारा 124A के दुरुपयोग को नियंत्रण में लाया गया है। देखिए इस देश में क्या हो रहा है। कल हनुमान चालीसा का पाठ करने वालों के खिलाफ देशद्रोह का आरोप लगाया गया था। मुख्य न्यायाधीश में पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि एक बड़ी पीठ के संदर्भ की आवश्यकता नहीं हो सकती है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि केदारनाथ का निर्णय A.K. गोपालन युग में किया गया था, जब अनुच्छेद 21 पर A.K. गोपालन मामले में निर्णय क्षेत्र में था, जिसमें सभी मौलिक अधिकारों को अलग अलग रूप में देखा गया था। सिब्बल ने प्रस्तुत किया कि R.C. कॉपर के फैसले के बाद मौलिक अधिकार न्याय शास्त्र में अधिकारों को एक ही ताने बाने के एक दूसरे से जुड़े हुए हिस्से के रूप में देखा जाता है। सिब्बल ने जोर देकर कहा कि मौलिक अधिकार न्याय शास्त्र के आलोक में 3 न्यायाधीश की पीठ केदारनाथ की अनदेखी कर इस मुद्दे पर जा सकती है। उन्होंने कहा कि उनकी याचिका में केदारनाथ पर पुनर्विचार की मांग नहीं की गई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अटॉर्नी जनरल का रुख केंद्र सरकार से अलग हो सकता है और वो 2 दिनों में केंद्र सरकार के रुख को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखेंगे। अदालत धारा 124A की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली एक बेंच की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2021 में इस मामले में नोटिस जारी करते हुए केंद्र सरकार से सवाल किया था कि क्या आजादी के 75 साल बाद कानून की जरूरत थी। कोर्ट ने मामले में अटॉर्नी जनरल से भी मदद मांगी थी। केंद्र सरकार ने अभी तक याचिका पर अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में नौकरशाहों पर प्रशासनिक नियंत्रण के मसले पर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच जारी विवाद से संबंधित मामला शुक्रवार को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ को सौंप दिया। प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना के नेतृत्व वाली 3 सदस्यीय पीठ ने मामले को भेजने का फैसला लेने के साथ साथ स्पष्ट कर दिया कि संविधान पीठ केवल सेवाओं से जुड़े सीमित मुद्दों पर ही विचार करेगी। केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 239A की समग्र व्याख्या के लिए मामले को संविधान पीठ के समक्ष भेजने की गुहार लगाई थी। पीठ ने केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा इस मामले को संविधान पीठ के समक्ष भेजने की अर्जी स्वीकार कर ली। शीर्ष अदालत इस मामले पर अगली सुनवाई 11 मई को करेगी। दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच का विवाद अब संविधान पीठ के पास पहुंच गया है। प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने मसले को संवैधानिक पीठ को सौंप दिया है। अब 11 मई को 5 जजों वाली बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि इस मामले का जल्द से जल्द निपटारा किया जाएगा। इसीलिए कोई भी पक्ष सुनवाई टालने के लिए आवेदन न करें। पीठ ने कहा, इस पीठ को संदर्भित समिति प्रश्न सेवाओं की शर्त के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधायी और कार्यकारी शक्तियों के दायरे से संबंधित है। संविधान पीठ ने 339AA की व्याख्या करते समय राज्य सूची की प्रविष्ट 41 के संबंध में उसी के शब्दों के प्रभाव की विशेष रूप से व्याख्या नहीं की।
हम उपरोक्त सीमित प्रश्न को संविधान पीठ को संदर्भित करना उचित समझते हैं। दरअसल दिल्ली सरकार अधिकारियों पर पूर्ण नियंत्रण की मांग कर रही है। इसको लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई चल रही है। उधर केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले को संविधान पीठ को सुनवाई के लिए रेफर करने की मांग की थी। पिछले साल केंद्र सरकार द्वारा इस मामले में संशोधन के बाद से दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार उपराज्यपाल के पास है। गौरतलब है कि पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि ये मामला दिल्ली अधिनियम से हुए संशोधन से भी जुड़ा है। दिल्ली सरकार इस संशोधन का विरोध कर रही है। इस याचिका पर सबसे पहले 2 सदस्यीय पीठ ने सुनवाई की थी। सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ ने इस मामले के लिए 3 सदस्यीय बेंच के गठन की सिफारिश की थी। 14 फरवरी 2019 को जस्टिस A.K. सीकरी और अशोक भूषण ने CJI से सिफारिश की थी कि सुनवाई के लिए 3 सदस्यीय बेंच गठित की जाए। ये दोनों जज अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अब ये मामला संविधान पीठ को भेजा गया है, जिस पर 5 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। पूर्व में सुनवाई करते हुए जस्टिस भूषण ने फैसला सुनाया था कि दिल्ली सरकार के पास किसी भी प्रशासनिक सेवा का अधिकार नहीं है। हालांकि जस्टिस सीकरी ने कहा था कि संयुक्त निदेशक या इसके ऊपर के अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास हो सकता है। वहीं अन्य प्रशासनिक पदों पर मतभेद की स्थिति में लेफ्टिनेंट गवर्नर का निर्णय मान्य होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। सपा नेता आजम खां की अंतरिम जमानत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट पर सख्ती दिखाई है। शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि 137 दिन से आदेश नहीं आया है, ये न्यायिक प्रक्रिया का मजाक है। कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में उच्च न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा करना चाहते हैं, जरूरी हुआ तो इस पर आदेश देंगे। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट पर कड़ी टिप्पणी की है। शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि 137 दिन से आदेश नहीं आया है, ये न्यायिक प्रक्रिया का मजाक है। कोर्ट ने कहा हम इस मामले में उच्च न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा करना चाहते हैं, जरूरी हुआ तो इस पर आदेश देंगे। कोर्ट 11 मई को इस प्रकरण में सुनवाई करेगा। दरअसल आजम खां की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस L. नागेश्वर राव और जस्टिस B.R. गवई की बेंच ने मामले की सुनवाई की। यूपी सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में गुरुवार की शाम 6:30 बजे तक सुनवाई हुई है और हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को फिलहाल इस पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सपा के पूर्व मंत्री आजम खां की अंतरिम जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रहा था। इससे पहले कोर्ट आजम की जमानत पर सुनवाई करने पर सहमत हुआ था। आजम की ओर से कपिल सिब्बल ने याचिका मेंशन की थी। सिब्बल ने कहा कि अदालत ने जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित करने के बाद अरसे से फैसला लंबित रखा हुआ है। कपिल सिब्बल ने कहा कि आजम खां जेल में हैं, जबकि हाई कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी पर फैसला 4 दिसंबर में ही सुरक्षित रखा है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर समुचित आदेश दे। उत्तर प्रदेश में 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आजम खां पर शिकंजा कसा गया था। 2019 में रामपुर से लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद उनके खिलाफ 87 मामले दर्ज किए गए थे। इसके बाद फरवरी 2020 में सीतापुर जेल भेजा गया। लंबी कानूनी लड़ाई से आजम खां को 86 मामलों में तो जमानत मिली, लेकिन शत्रु संपत्ति से जुड़े एक मामले में कोर्ट का फैसला आना बाकी रह गया है। कोर्ट अगले सप्ताह तक अपना फैसला सुना सकती है। अगर आजम खान की जमानत अर्जी मंजूर हो जाती है तो वो जेल से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि बाकी मामलों में कोर्ट ने उन्हें पहले ही जमानत दे रखी है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी की पीठ कर रही थी। वर्ष 4 दिसंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके 4 महीने बीत जाने पर आजम खान ने अंतरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। आजम ने आरोप लगाया कि राजनीतिक बदले के कारण यूपी सरकार जानबूझकर देरी करा रही है। आरोप है कि आजम ने शत्रु संपत्ति को अवैध रूप से कब्जे में लेकर जौहर यूनिवर्सिटी में शामिल कर लिया। हाई कोर्ट में इस मामले में पिछले वर्ष दिसंबर में सुनवाई पूरी हो चुकी है और अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ कोर्ट दिस वीक में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।